लास्ट क्लास दो मेथड बोला था डेप्रिसिएशन का, कौन सा? एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर जिसको शॉर्टकट में WDV मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। एंड रिटर्न डाउन वैल्यू को और क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ द सेम मेथड। तो दो ही मेथड है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां पे भी have solved the question by following straight line method, क्लियर है। डेप्रिसिएशन कौन सी डेट में लगाना होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, नॉर्मली तो तभी। और भी कोई डेट पे डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या? सेल डेट पे। इफ एसेट इज सोल्ड नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन जितना मंथ्स आपने उस पर्टिकुलर ईयर में सेल किया है, उतना यूज किया, उतना मंथ्स का भी डेप्रिसिएशन अपने को करना पड़ेगा, क्लियर है। एक पर्टिकुलर ईयर में कितना ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन करना है? पूरा साल का करना होता है या जितना ड्यूरेशन हमने यूज किया उतना साल का, उतना मंथ्स का? जितना हमने यूज किया उतने मंथ्स का ड्यूरेशन करेंगे। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट? व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट? यस, कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस डेप्रिसिएशन इज नोन एज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन परचेज वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू? Is there any difference between purchase value of asset and cost value of an asset? Yes, yes, there is a difference. यदि हमने कुछ खर्चा भी किया, इंस्टॉलेशन वगैरह, तो वो भी तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है ना। दैट इज द कॉस्ट वैल्यू। सपोज हमने एक मशीन खरीदा 1 लाख का, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस लगा, सो कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,10,000, वेयर एज परचेज वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 लाख, ठीक है। तो परचेज वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इज इट क्लियर? स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या था? रद्दी वाला, भंगार वाला जो रेट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, जो हमें रद्दी वाले या भंगार वाले से जो मिलेगा, उसको अपन स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, राइट। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएबल वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं फ्रॉम द कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। परचेज वैल्यू पकड़ो या फिर कॉस्ट वैल्यू पकड़ो, बात एक ही है। समटाइम्स वी टेक कॉस्ट वैल्यू, इफ परचेज वैल्यू ही कॉस्ट है तो वही हो जाएगा कॉस्ट। क्लियर है? यहां तक डिस्कस किया था, यहां तक कोई डाउट है क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। हाँ बोलो। हम हमेशा कॉस्ट वैल्यू को ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज वैल्यू के साथ और कोई खर्चा नहीं लगा तो वही मेरा कॉस्ट वैल्यू बन जाता है। सो वी ऑलवेज रिकॉर्ड कॉस्ट वैल्यू इन अवर बुक्स। देन एसेट को परचेज करने का जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर क्रेडिटर, ठीक है। देन एसेट को सेल किया एट ए लॉस, देन व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और प्रॉफिट में सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट अकाउंट, क्लियर है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं अपन? इफ लॉस में सेल किया है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे? लॉस में इफ आपने एसेट को सेल किया है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड इफ प्रॉफिट में सेल किया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और बाय बैंक अकाउंट आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर था? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। कल को आपको ट्रू और फॉल्स या कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन डाल दें
कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डाल सकते हो, तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन पहला बात है, इट्स अ कंपल्सरी नॉट ऑप्शनल। इफ आपके बिजनेस में कोई भी एसेट है, इफ देयर इज एनी एसेट इन योर बिजनेस जो अभी तक फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, देन कंपल्सरीली आपको हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पीएनएल में शो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि इस साल तो डेप्रिसिएशन शो कर दिया, नेक्स्ट ईयर नहीं करते यार, इस साल मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, तो ऐसा नहीं होता है। या फिर उसको ऐसा है कि प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है इसलिए वो बोल रहा है नहीं नहीं छोड़ो हम डेप्रिसिएट करेंगे ही नहीं, मेरी एसेट मेरी मर्जी, नहीं चलेगा। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी, इट्स नॉट ऑप्शनल। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट? हम बोल रहे हैं ना चार्ज चार्ज चार्ज, डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करते हैं? व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट? बिजनेस के वो खर्चे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, स्टिल उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। उन एक्सपेंसेस को हम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं। इवन इफ द बिजनेस इज इन लॉस, but still you have to show those expenses or consider that expenses, उसी को चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे सैलरी, कल को आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लॉस है, तो क्या आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे क्या? वो पूरा महीना खाली बैठा रहा, कुछ काम नहीं किया उसने, तो क्या उसको उस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी क्या? सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। आप अपने एम्प्लॉय को ऐसे बोलेगा अरे बाबू यार तूने तो कुछ काम ही नहीं किया, कोई धंधा ही नहीं हुआ, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, माल ही नहीं बिक रहा है, तो तेरी कौन सी सैलरी? कोई सैलरी नहीं बनती है। ऐसा होगा क्या? वी हैव टू पे सैलरी, राइट? सपोज आपका ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो बिल आता होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया लेकिन बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आदमी लोग आए, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं किया आपने, बोलता है सर आपका पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कीजिए, तो तुम बोलते अरे सर बिजनेस ही तो नहीं चल रहा, प्रॉफिट होगा तो हम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट कर देंगे, वो बड़े प्यार से चले जाएंगे ना। ऐसा होगा क्या? वो बोलेंगे भैया हमें फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, बट करंट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है तो आपको करंट ईयर का एक्सपेंस उसको मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? उसी को अपन बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एनी सच एक्सपेंसेस which we have to pay or show in our books even if the business is in loss, those expenses are known as charge against the profit। ठीक है, वैसे ही कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रॉफिट होने से ही हम बिजनेस में करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो प्रॉफिट होगा तभी आप करोगे वरना नहीं करोगे। पर्सनल लाइफ में बात करूं, सपोज आपका एकदम अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं चल रहा, फैमिली अर्निंग ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, जैसे तैसे आपके स्कूल फीस ट्यूशन फीस पे हो जाती है, डे टू डे खाने वाला काम हो जाता है, राइट? अब उस कंडीशन में एक बात बताओ, पैसा तो है नहीं प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम स्कूल फीस और ट्यूशन फीस खाने पीने का भी मैनेज करने में जैसे जैसे हो रहा है, उस कंडीशन में क्या आपके पेरेंट्स एक नया घर खरीदने के लिए सेविंग्स कर रहे होंगे क्या? पॉसिबल है? पैसा ही नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी सरवाइव करने के लिए कैसे आप घर खरीदने का सेविंग्स के बारे में सोच सकते हो? लेकिन पैसा सफिशिएंट कमा रहे, मेरा पूरा डे टू डे एक्टिविटी का एक्सपेंसेस बाद होने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तब घर वाले क्या करते हैं? सारा पैसा खर्चा कर देते हैं क्या? तब फिर वो सेविंग्स करते हैं ना, कुछ घर खरीदने के लिए, इफ किसी का घर नहीं है तो किसी को अपने सपने की गाड़ी खरीदने के लिए, किसी को हायर स्टडीज के लिए वो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स की जाती है ना, वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वैसे ही बिजनेस में वी प्रिपेयर रिजर्व्स फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। हम बिजनेस में जो आज प्रॉफिट हो रहे वो सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, उसी को बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व में रखना पैसा। तो जितने भी रिजर्व्स क्रिएट होते हैं ना बिजनेस में, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब बिजनेस में प्रॉफिट है। इफ बिजनेस लॉस में चल रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर साल रिजर्व क्रिएट करें। रिजर्व कब क्रिएट करते हैं? जब प्रॉफिट होगा तभी। लेकिन एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, क्या सिर्फ प्रॉफिट होने से ही हम इस एक्सपेंस को शो करेंगे या क्या इवन लॉस होने से भी दिखाएंगे, राइट? सो डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, दिस मेथड इज नॉट फॉलोड बाय इनकम। देखो दो कॉमनली यूज्ड मेथड है,
ऐसे और भी मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, बट कॉमनली दो मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड, राइट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप बिजनेस में जो कुछ भी करते हो, whether it is a net profit or net loss, it has to be disclosed to the income tax department। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, राइट। तो जब वो आप फाइल करते हो तो आपके पास ऑप्शन है बिजनेस के अंदर में, आप SLM फॉलो कर लो, WDV फॉलो कर लो, या कोई भी मेथड फॉलो कर लो, राइट। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक मेथड फॉलो करता है, दैट इज WDV मेथड। वो दूसरे मेथड्स को फॉलो ही नहीं करते। उनके बुक्स में उनके अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन हमें शो करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उन लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं करते, इसलिए मैंने लिखा कि दिस मेथड इज नॉट फॉलोड बाय इनकम टैक्स। क्लियर है? जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, ऐसा कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें काम की है। हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, एसेट का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो। सपोज आपने एक मशीनरी खरीदा 50,000 में एंड द लाइफ ऑफ मशीनरी 5 साल है, लाइफ ऑफ मशीनरी 5 इयर्स है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। पहले साल 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे करते करते 5th ईयर के एंड में क्या 50,000 एग्जैक्टली जीरो बन जाएगा? एग्जैक्टली जीरो बन जाएगा। लेकिन वही जब अपन सेकंड मेथड सीखेंगे, वहां पे कितना भी जोड़ लगा लो, एसेट कैन नेवर बी एग्जैक्टली जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यूज बच जाता है, चाहे पॉइंट्स में बचो, फिर हम उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं बिजनेस में। क्लियर है? तो कल को आपको कोई पूछे कि एग्जैक्टली जीरो कौन से मेथड में होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पे एसेट का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लाइफ। क्लियर है? और कोई पॉइंट में दिक्कत? और हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। एवरी ईयर वी विल कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, एंड कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो वो माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हाँ, देखो व्हाट इज मोर लॉजिकल ये जानना जरूरी है। आपके पास फ्रीडम है, अकाउंट्स ने एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने आपको तरीके बताए, कौन सा फॉलो करना है वो आपके बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि वो थोप नहीं सकते। बट सेकंड मेथड इज क्वाइट लॉजिकल। आप खुद सोचो, जब आपको एक नई चीज खरीदते हो, उसका फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सबसे ज्यादा यूज फर्स्ट ईयर में होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है ना उसका, राइट। तो यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे ज्यादा कौन से ईयर में डेप्रिशिएट हो रहा है? जब वो नया नया था तब। उसके बाद वो स्लो स्पीड में डेप्रिशिएट होता है। तो इसीलिए WDV मेथड इज लॉजिकल। ये मानना कि आप हर साल कांस्टेंट तरीके से यूज कर रहे हो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी एसेट को हम कांस्टेंट तरीके से बिजनेस में यूज कर ही नहीं सकते। इनिशियली जब नया नया होगा, जब मशीन प्रॉपर वे में रन कर रहा होगा, तभी आप सबसे अच्छे तरीके से उसको यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर तो वो पुराना हो जाता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो उस स्पीड उस एनर्जी के साथ आपका यूज ही नहीं होता एसेट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि वो बोलता है कि एकदम स्ट्रेट तरीके से आप एसेट्स को यूज कर रहे हो। वो एक एजम्पशन लेके चल रहा है कि आपका हर साल एसेट एक ही तरीके से यूज होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो नहीं करता है। वो बोलता है WDV मेथड से निकाल के बताओ मुझे, मैं तो WDV से निकला हुआ डेप्रिसिएशन ही तुम्हारा एक्सपेंस मानूंगा और उसके बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस मानूंगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि हर जगह ये फिट नहीं होता। बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड नॉर्मली आया था वेयर एसेट इज डिफाइंड एज पर द लाइफ, एज पर द लाइफ। आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एसेट की लाइफ 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है। एंड लाइफ नेवर एवर मीन्स ओनली ईयर्स। लाइफ कुछ और पैरामीटर्स में भी हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टर देखा, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, क्या प्रिंटर की लाइफ डिपेंड्स ऑन ईयर्स? तो ऑन प्रिंट आउट्स, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट आउट है उसकी लाइफ। यदि आपने एक आज नया प्रिंटर खरीदा, यूज ही नहीं किया, 10 साल तक उसको वैसे ही रखो,
11th ईयर में भी तुम यूज करोगे तो सेम तरीके से यूज होगा, लेकिन उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट आउट का कैपेसिटी होता है। इफ आपने पहले ही 6 महीने में पूरा पेजेस का लिमिट क्रॉस कर दिया तो पहले 6 महीने में फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा, राइट? तो लाइफ नेवर एवर मीन्स कि हम जो ईयर समझते ये लाइफ है, नहीं, लाइफ के पैरामीटर्स कुछ और भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, हाँ, देर इज अ वन एक्सेप्शन जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। उसको छोड़ के ऐसा कोई एसेट ही नहीं बना जो डेप्रिशिएट नहीं होता। दैट इज एन एंटिक। एंटिक इज प्रॉपर प्योरली डिफरेंट। उसको एसेट में मानते ही तो कहां है, फिक्स एसेट्स में काउंट ही नहीं कर रहे, फिक्स एसेट्स में आएगा ही नहीं ना वो मेरे। तो एंटिक तो डेफिनेशन से ही बाहर हो जाता है मेरा। एंटिक जितनी भी चीजें है वो तुम्हारा डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा फिक्स एसेट्स का। जो एक्चुअल फिक्स एसेट्स का डेफिनेशन है वो बोलता है हेल्ड फॉर यूज, ठीक है? जो आपने हेल्ड कर रखा है यूज करने के लिए। अब यूज के भी बहुत सारे है, प्रोडक्शन देने के लिए, सर्विस करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कोई भी चीज के लिए, उसको हम फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन में मानते हैं। हाँ, तुम्हारे बिजनेस के पर्पस के लिए, राइट? तो एंटिक नहीं आता। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज लैंड। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, क्योंकि लैंड आज तक कभी डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ। कुछ भी कर लो, लैंड का वैल्यू गिरता ही नहीं है। जिस दिन से आपने खरीदा होगा उससे कुछ ना कुछ बढ़ता ही है उसका वैल्यू। लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट्स, इट नेवर एवर डेप्रिशिएट्स। नहीं, गोल्ड कम होता है, इट्स अ मार्केट फ्लक्चुएशन। आज गोल्ड का भाव आसमान छू रहा है, जरूरी नहीं है कल भी सेम रहे, वो गिर भी सकता है, ठीक है? एंड फॉल इन द मार्केट प्राइस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नहीं, लैंड गिरेगा तो तुम्हारा मार्केट वैल्यूएशन गिर रहा है, बट म्यूनिसिपल के अकॉर्डिंग वो हमेशा बढ़ ही रहा होगा। कहीं का भी प्रॉपर्टी उठा के देख लो, वो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम उसको सस्ते में बेच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन लॉजिकली ऑन पेपर्स उसका वैल्यू बढ़ा ही होगा। तो लैंड को हमेशा एक्सेप्शंस में माना गया है कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी एप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है? तो आप वो एक्सेप्शन लिख सकते हो। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है। डेप्रिसिएशन के बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने एक पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर पढ़ा था, जहां पे मैंने बोला था इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या था उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब आप बेसिक क्लासेस पढ़ रहे थे तो वहां पे AS2 लिखा था इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर उसमें वहां था बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस बोलता है एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंस, ये तो हो गया तुम्हारा रूल, नॉर्मल प्रिंसिपल। बट ये लिखा हुआ कहाँ है इन्वेंट्री के बारे में? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। सिमिलरली डेप्रिसिएशन के बारे में जितने डिफरेंट तरीके के मेथड्स है, कब कैसे क्या ट्रीट करना है, आप कैसे अकाउंटिंग करोगे फ्यूचर में, इफ आपका एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। जैसे किसी ने मुझे लास्ट क्लास में बोला था कि भैया हमने एक बार सोचा था कि 10 साल यूज करेंगे, लेकिन 3 साल यूज करने के बाद लगता है कि इतना साल तो नहीं यूज होगा, अभी खत्म होने वाला है, तो वो हो गया चेंज इन एस्टिमेट्स। तो उसका भी इफेक्ट करना होता है हम लोग को अकाउंट्स में। तो ये सारे जितने भी सिनेरियोज है, दीज आर टॉट अंडर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लिखा था क्या तुम लोग? नहीं लिखा क्या? यहां लिखना, डेप्रिसिएशन कौन सिखाता है? AS10। AS10 बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लॉजिकली आजकल फिक्स एसेट्स बोला ही नहीं जाता। अकाउंट्स की लैंग्वेज की बात करूं, फिक्स एसेट्स बोला ही नहीं जाता। बैलेंस शीट में हम टर्म फिक्स एसेट्स लिखते ही नहीं। वो बात अलग है, क्लास 11 में आप लिखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली यदि बड़ी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे, वहां फिक्स एसेट्स की टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है विद द नेम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। वो थोड़ा सा वाइडर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। फिक्स एसेट्स बोलते तो बहुत सारी चीज कवर नहीं होता। यहाँ पे ट्रीज वगैरह भी कवर हो गए कि ट्रीज भी डेप्रिशिएट होता है, हाँ? ठीक है। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन कौन सा एएस सिखाएगा? एएस 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो लास्ट क्लास में कुछ तो पढ़ाई था, और फिर एक बार और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, शायद आज थोड़ा समझ में आए। ऐसा थोड़ी ना होता है, दो तो कम से कम। देखो एक आपका डीके गोयल बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, डीके गोयल बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, भूषण एंड कंपनी। मिला क्या? वही है, भूषण एंड कंपनी। मेरे बुक में 16.61 है, आपका कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। मिला? भूषण जी एंड कंपनी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करना सीखो, सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में टाइम ग्राफ बना के थोड़ा सा इजी किया था क्वेश्चन को, पहले वैसे समझते हैं। एक बार जब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा तब फिर अपन डायरेक्टली भी करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, पहले तो रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन का क्या है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? बाबू रिक्वायरमेंट पार्ट लास्ट लाइन में लिखा हुआ रहता है। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, यानी हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। दैट मींस डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का, ठीक है। बना लेंगे। अब एग्जिट कर दो। हाँ, तो पहला चीज है 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो और मुझे बताओ कि कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन करना है। लिखा हुआ है वहां पे, रेट कितना है? परसेंटेज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। तो पहले क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं 4 साल में। पहला साल कब है? कहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन? 1 अप्रैल 19 होगा आपके बुक में, ठीक है। मेरे बुक में 15 है तो मैं, ठीक है, एक बार 19 ही पकड़ लूंगा। 1 अप्रैल 19, राइट। यानी क्वेश्चन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो अपना पहला साल है, देखो अलग अलग करके आराम से समझा रहा हूं, समझना। 1 अप्रैल 15, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 15 हमने परचेज किया मशीनरी कितने का? भूषण एंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 19, अच्छा मैं 19 लिख लूं ना, तुम लोग का बुक में 19 है। 1 अप्रैल 19 फॉर 54,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो हम अपने बिजनेस में मशीनरी को किस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे? 60,000। तो यहां पे एक M1 आ जाएगा, कितना रुपए का? 60,000 का। ऑन 1 दिसंबर
2019 है ना, 20 है क्या तुम लोग? ऑन 1 December 2020 it purchased another machine for 30,000. 1 December 2020, ये ईयर कब खत्म होगा? क्या इस ईयर के बीच का बात कर रहा है या नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा है? नेक्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में और तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? 1 April 20, 31 March 21. This is my second year. December 2020, somewhere इधर 1 December 2020 आपने क्या किया? और एक मशीन परचेज किया, उसका नाम क्या रख दे? M2 कितने में परचेज किया? 30,000। फिर आगे कौन सा डेट है? 30th June 2021, यानी इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद का बात बोल रहा है ना, वो नेक्स्ट ईयर का बात बोल रहा है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं किया आपने, तो नेक्स्ट ईयर 1 April 21, 31 March 22, 30th June 2021 समवेयर इधर क्या किया? द फर्स्ट मशीन परचेज्ड ऑन 1 April 19 इज सोल्ड फॉर 36,000, यानी इस दिन आपने क्या किया? बेच दिया। कौन सा? कितने रुपए में? 36,000 में। क्लियर है? फिर और क्या किया आपने? एंड द सेम डेट इट परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 80,000, उसी दिन हमने एक नया मशीन खरीदा, उस मशीन का नाम क्या रखेंगे? M3 परचेज किया फॉर 80,000। क्लियर है? नेक्स्ट डेट क्या है आपका क्वेश्चन में? December 1, 2022, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा या नेक्स्ट? December 2022 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, तो यानी और कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर बार इतना ऐसे टाइम ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं। जब एक बार अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए फिर अपन डायरेक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर अपने को स्टोरी रिटेन रहेगा। ये सिर्फ स्टोरी रिटेन करने का तरीका है। अब नेक्स्ट कब हुआ ट्रांजैक्शन? 1 December 2022 समवेयर इधर 1 December 22 क्या किया आपने? सेकंड मशीनरी को बेच रहे हो ना, कितने में सेल करेंगे? M2 को 26,000। यही तो स्टोरी है पूरे क्वेश्चन का। और क्वेश्चन आपको बोल रहा है 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाओ एंड डेप्रिसिएशन विल बी एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट? तब मुझे पहले साल से बताओ, पहले साल में पहला एंट्री किया हमने 1 April 19 को, राइट? फिर उस साल और कुछ होगा क्या? ईयर एंड में डेप्रिसिएशन तो होगा, ईयर एंड में डेप्रिशिएट करोगे ना, कितना? M1 पे डेप्रिसिएशन होगा किस रेट से? 10%। कितना ड्यूरेशन? पूरा 12 महीना। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 12/12 कितना आ जाएगा? अरे कॉस्ट तो 60,000 है ना। अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट वैल्यू, तो उसका 10% इंटू 12/12 12 महीना ही यूज किया हमने। कैसे 54? 60,000 का 10% 6,000। अरे कॉस्ट वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा ना, तुम परचेज वैल्यू को क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हो? तुमने तो बिजनेस में मशीनरी को 60,000 पे रिकॉर्ड किया होगा, तो 60,000 पे डेप्रिशिएट होगा। भूल जाओ परचेज वैल्यू, तुमने जितने वैल्यू में बिजनेस में रिकॉर्ड किया वही एसेट की वैल्यू है। तो टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ
M1 at the beginning of year 2? कितना? 54,000. दिस इज द बुक वैल्यू. 60,000 में से 6,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, वही तो वैल्यू होगा एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. क्लियर है? यानी ईयर 1 में जब बैलेंस सीडी आएगा मशीनरी का, वो 54,000 आएगा. फिर बिगिनिंग ऑफ, हाँ, एंड ऑफ 31 मार्च 2020 मशीनरी 1 का वैल्यू बच गया 54,000. अब सेकंड ईयर में क्या करना है? एक तो खरीदा उसका एंट्री आएगा, फिर ईयर एंड में डेप्रिशिएट करोगे फिर से. अब ईयर एंड में जो डेप्रिसिएशन होगा कौन सी एसेट का होगा? M1 M2 दोनों का होगा. M1 कितना ड्यूरेशन के लिए? फॉर द होल ईयर 12 मंथ्स. किस वैल्यू पे? 60,000 पे कैलकुलेट होगा, तो कितना आ जाएगा? 6,000. वेयर एज M2 किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? M2 30,000. कितना ड्यूरेशन के लिए? 4 मंथ्स. 1 दिसंबर को खरीदा तो दिसंबर भी तो काउंट होगा. दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना. तो कैसे निकालेंगे? 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12. कितना आएगा वैल्यू? मुझे नहीं पता, आप लोग निकालो. 29,000. 1,000 डेप्रिसिएशन 1,000 ना. डेप्रिसिएशन 1,000 फॉर M2. तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ M1? M1 54,000 सेकेंड ईयर में था, माइनस 6,000. सेकेंड ईयर इज 2021. अरे फाइनेंशियल ईयर तो हम ऐसे बोलेंगे 1920, 2021, 21, 22, 22, 23. तो सेकेंड ईयर में 54,000 बिगिनिंग में था, फिर 6,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो कितना बच गया? 48,000. M2 29,000. यहां तक समझ में आ रहा है? इसी को बस मशीनरी अकाउंट में प्लॉट कर देंगे, नथिंग मोर देन दैट, फटाफट हो जाएगा वो तो. अब थर्ड ईयर में क्या किया आपने? इन द ईयर 21-22 सबसे पहले 30 जून 21 को सेल कर रहे हो, राइट? जब आप सेल कर रहे हो, किस एसेट को सेल कर रहे हो? तो जब हम सेल करते हैं वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल. वो कैलकुलेट करने के लिए वी कंपेयर आवर सेल वैल्यू विद द book value. We compare sale value with book value of the asset. Depreciable value is that value जिसके ऊपर मुझे depreciate calculate करना है. 48,000 is my book value. Depreciable value is my 60,000. Every year मैं उसी पे depreciate calculate कर रहा हूं. समझ में आया? एक बात देखो, M1 का सेल वैल्यू है 30 जून का, मुझे पता है. क्या उस दिन का बुक वैल्यू पता है क्या? इस डेट का बुक वैल्यू आपको पता है क्या? हमें तो इस डेट का बुक वैल्यू पता है ना. क्या इस डेट का बुक वैल्यू को हम कंपेयर करके बोलेंगे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो पहले क्या करना होगा? पहले डेप्रिशिएट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने सेल ईयर में सर्टेन ड्यूरेशन के लिए एसेट को यूज किया. कितना ड्यूरेशन के लिए यूज किया? 3 महीना. अप्रैल, मई, जून, 3 महीना यूज किया ना. M1 यहां से यहां यूज हुआ, तो 30 जून को जाके डेप्रिशिएट करेंगे सबसे पहले M1. तो M1 जब डेप्रिशिएट होगा कितना वैल्यू आएगा? किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट करोगे? कैलकुलेट किस वैल्यू पे करोगे डेप्रिसिएशन अमाउंट? 60,000. 10%. कितना ड्यूरेशन के लिए? 3 महीने के लिए. अरे पहला 3 महीना का तो इसी पे होगा डेप्रिसिएशन. कितना आएगा वैल्यू? ₹1,500.
ये समझ में आया? नाउ टेल मी द बुक वैल्यू ऑफ M1 ऑन द सेल डेट. Book value of M1 on the sale date 46,500. 48,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, फिर और 1500 का यूज कर लिया तो वैल्यू कितना बचा? 46,500. एंड उसको कितने में सेल कर रहे हैं? फायदा हो रहा है नुकसान? तो लॉस कितना? लॉस निकाला तुमने 46,500 माइनस 36,000 दैट इज 10,500. क्लियर है? समझ में आया? फिर उसी दिन M3 परचेज किया तो वो भी एंट्री आ जाएगा मशीनरी अकाउंट में. और क्या करोगे थर्ड ईयर में? M2 और M3 को डेप्रिशिएट करोगे, क्योंकि अभी तक बिजनेस में M2 और M3 तो है ना. तो ईयर एंड में जाके हम फिर से क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे. M2 को कितना ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट होगा? पूरा 12 महीना. किस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे? 30,000. 30,000. तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? 3,000. वेयर एज M3 कितना ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट होगा? 9 महीना. जून में खरीदा 30 जून को, तो तब से यूज करना स्टार्ट किया होगा ना. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 9 मंथ्स. जून काउंट नहीं होगा बिकॉज हमने 30 जून को तो खरीदा ही है, राइट? तो जून खत्म हो गया, जुलाई से स्टार्ट करेंगे. तो M3 पे डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालेंगे? 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12. कितना आएगा वैल्यू? 6,000. यहां तक समझ में आ रहा है? फोर्थ ईयर का बिगिनिंग में क्या M1 का कोई वैल्यू आएगा क्या? वो तो सेल हो गया. M2 का तो आएगा कितना? 26,000. 29,000 था, 3,000 और डेप्रिशिएट हो गया तो 26,000. M3 74,000. राइट? क्लियर है? फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है? M2 सेल कर रहे हैं. तो सेल कर रहे हैं तो फिर से सेम कहानी. जब भी आप एसेट को बेचते हो तो प्रॉफिट लॉस निकालना है. प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे सेल डेट का बुक वैल्यू चाहिए. क्या सेल डेट का बुक वैल्यू पता है क्या? तो पहले क्या करना पड़ेगा? कितना ड्यूरेशन है ये? 7 9. दिसंबर क्यों काउंट कर रहे हो? 8 महीना हुआ ना. अरे अप्रैल से लेके 1 दिसंबर 8 मंथ्स होता है. वाई वी विल काउंट दिसंबर? तो 8 मंथ्स का पहले डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. M2 को डेप्रिशिएट जब करोगे किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? 30,000. रेट 10%. ड्यूरेशन 8/12. कितना अमाउंट? 2,000. ठीक है. तो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ M2? 24,000 है. तो प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया? प्रॉफिट हो रहा है. 26,000 is my sale value, whereas book value is 24,000. तो 2,000 प्रॉफिट हो गया. क्लियर है यहां तक? किसी को भी डाउट? अब क्या करना है? M2 तो गया, एक ही बचा है सिर्फ M3, जिसको ईयर एंड में जाके हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएट करेंगे. M3 किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 80,000. कितना समय के लिए?
पूरा 12 महीना एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा 8000, कहानी खत्म। समझ में आया? लास्ट क्लास में शायद इतू सा आया होगा, अब थोड़ा सा बड़ा होगा। टफ है? नहीं है, जो बोलता है वही टफ है। हाँ, बिकॉज आपको 4 साल 3 साल 5 साल ऐसे लेजर बोलेंगे तो स्टोरी फिर हर साल एक ही रिपीटेटिव है। जब तक आपका एकदम रिदम नहीं आता है तब तक आप इस टाइम ग्राफ का यूज करो। जब एकदम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हें एकदम रट जाए, अच्छा इधर इधर इस डेट में ऐसे ऐसे होता है, स्टोरी पूरा याद रहता है, तब आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं डेटा को हम मशीनरी अकाउंट में प्लॉट करेंगे, ये तो बन गया। फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। क्या चीज? जेएफ जर्नल फोलियो, एलएफ लेजर फोलियो। लेजर में लेजर फोलियो का पेज नंबर थोड़ी लिखेंगे, कॉपी में तो बुक का पेज नंबर आएगा और बुक में कॉपी का पेज नंबर आएगा, तो वैसे सोच लेना। ठीक है, बस सीधा सीधा प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पहले परचेज किया 1 अप्रैल 19 टू बैंक M1 60,000 ही लिखेंगे। फिर उस साल क्या किया? कुछ नहीं किया। 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, क्या चीज के लिए? हाँ ठीक है, फटाफट करो, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। और बाकी लोग करो। चार साल का बनाना है तो एक पेज तो लगना ही लगना है, और आपको तो एक ही अकाउंट बनाना है, तो स्पेस का टेंशन लेना ही नहीं है, और अगेन अगेन फॉर्मेट नहीं बनाना, एक बार बना लिया। हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अरे वो दूसरा होता है, वो सीख लिया ना, वो काफी है। टू बैलेंस सीडी होगा ना उसके बाद, बाय बैलेंस सीडी आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा ना। यहाँ आपने डेप्रिसिएशन किया M1 को 6,000, तो कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। तो मैच करने के लिए हम इधर करेंगे ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,000 एंड टोटल मार के बंद कर देंगे डबल लाइन से। फिर इसी वैल्यू को नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 54,000। हो रहा है? सेकेंड ईयर में क्या किया हमने? एक और परचेज किया 1 दिसंबर 20 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे M2 30,000 का परचेज किया। उसके बाद ईयर एंड में जाके हमने क्या किया? डेप्रिशिएट
तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2, M1 का 6000 और M2 का 1000, 7000, जो जर्नल करते हैं बस उसका लेजर पोस्टिंग किया, नथिंग मोर देन दैट। अब दोनों साइड के टोटल को मैच करके बैलेंसिंग कर देंगे। M1 का वैल्यू 48,000 और M2 का 29,000, 77,000। जब बाय बैलेंस सीडी दिखा रहा हो तो हम लोग को M1 M2 का वैल्यू दिखाना होगा। हाँ, अलग करके चलो, अरे इजी रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ब्रैकेट में M1 और M2 लिखा, वैल्यू नहीं लिखना। नहीं नहीं, पूरा वैसे लिखो जैसे, देखो इसका कोई वैसे मार्क्स कटेगा नहीं, बट आपके लिए इजी होगा। आपकी एक हैबिट आपके सारे क्वेश्चंस को, डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद क्या वैल्यू? हाँ हाँ राइट। टोटल किया 77 प्लस 7, हाँ ये 77 तो इन दोनों का टोटल जो आउटर कॉलम में लिखा, और क्रेडिट साइड का टोटल होगा दिस प्लस दिस। हो गया? जब वो बेच रहा होगा तो हम लोग उसका बैलेंस, सेल्स, बैंक सब कुछ एक पर्टिकुलर अलग से दिखाएगा, फिर एंट्री और हाँ, एवरीथिंग डेट वाइज होगा, जैसे जैसे डेट वाइज क्वेश्चन चल रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है। 1 अप्रैल 21 to balance brought down M1 48,000, M2 29,000, 77। अब थर्ड ईयर में सबसे पहले हमने क्या किया था, डेप्रिशिएट किया 30 जून को M1 को। 30 जून कितना मंथ का डेप्रिशिएट करा वो भी दिखाना था? नहीं, वो वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेट कर लिया, उतना ही बहुत है। 1500 रुपए का, हाँ हाँ 1500 रुपए डेप्रिशिएट किया था, फिर आपने उसको बेचा, तो बाई बैंक कितने में बेचा था हमने, 36,000, तो लॉस हुआ था। बाई पीएनएल अकाउंट लॉस कितना, 10,500। इससे मेरा M1 जितना डेबिट साइड में था उतना ही क्रेडिट साइड में होके खत्म हो गया। भैया मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अब जून में मशीनरी खरीदा, दिसंबर में बेच दिया, तो दिसंबर में तो बन ही जाएगा लेजर, मतलब हो ही जाएगा, तो क्या मुझे वापस 31st का भी दिखाना होगा, 31st मार्च का ये दिखाना है? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर, हाँ इफ तुम्हारा बिजनेस में दूसरा एसेट है तो दिखाना पड़ेगा। ये और कोई है? नहीं तब कुछ नहीं दिखाना, तो फिर उधर ही close हो जाएगा। नहीं क्लोजिंग मतलब हाँ टोटल मार देंगे, उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसी दिन आपने एक एसेट भी खरीदा था 30 जून 21 को, टू बैंक अकाउंट M3 80,000 पे, फिर और क्या किया था थर्ड ईयर में, ईयर एंड में जाके डेप्रिशिएट 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 एंड M3 कितना कितना 3,000, M2 का
6000 M3 का, तो टोटल 9000। अब लेजर को बैलेंस कर देते हैं बाय बैलेंस सी डी। M2 का वैल्यू बचा 26 और M3 का 74। टोटल 1 लाख का एसेट्स तुम्हारे बिजनेस में है, एंड टोटल मारोगे डबल लाइन से बंद कर दोगे 1,57,000। दैट इज माय थर्ड ईयर। किसी को भी डाउट यहां तक हो रहा है आराम से? फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर देंगे 1 अप्रैल 22। बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 26,000, M3 74,000, 1 lakh। फोर्थ ईयर में क्या किया हमने? पहले M2 को डेप्रिशिएट किया ऑन 1 दिसंबर। बाय डेप्रिसिएशन M2 कितना रुपए? 2000। फिर बेच दिया बाय बैंक 26,000। फायदा हुआ तो इधर 1 दिसंबर 22 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। टाइम ग्राफ नहीं बनाया था ना ये? प्लीज। अब क्या करना है? ईयर एंड में इसको डेप्रिशिएट करेंगे। सिर्फ M3 ही है, कितना आएगा? 8,000। पूरा साल यूज किया था। अब बैलेंस कर दो, सिर्फ M3 ही बचा है हमारे पास, 66,000। नाउ टेल मी समझ में आया या नहीं आया? जी एकदम। डेट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, किस डेट में आपने क्या किया। बट लेजर में तो कैलकुलेशन पार्ट ही है। हर एक साल आप एक ही चीज तो लिखते जा रहे हो, ब्रॉट डाउन टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन या फिर सेल का एंट्री। उस चार के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। एक ओपनिंग बैलेंस आता है, एक परचेज का एंट्री आता है, एक सेल का एंट्री होता है और एक डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंसिंग। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ईयर में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता एसेट अकाउंट में। बस आपको आइडेंटिफाई करके रखना है किस ईयर में आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्लियर है? सबका हो जाए तो बताना, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तब तक आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, आजकल तो हम लोग जिससे भी खरीदते हैं उस पे जीएसटी ऐड लगता है। हमने जीएसटी का चैप्टर पढ़ा था, तो मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो सामने वाला हमसे जीएसटी चार्ज करता है और वो जीएसटी हमारे लिए इनपुट हो जाता है, राइट। तो जीएसटी का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी में क्या आएगा? सपोज आपने एक मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपीज पे, उस पे 6% सीजीएसटी लगा और 6% एसजीएसटी लगा अलग से, राइट। तो आपने टोटल कितना पे किया होगा? 1 लाख का मशीनरी परचेज किया, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो 1,12,000 आपने टोटल पे किया होगा। आप अपने बुक्स में मशीनरी का कॉस्ट या फिर मशीनरी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी फॉर यू विल बी 1 लाख रुपीज। वाई? आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना। तो मशीनरी कितने से डेबिट हो रहा होगा? 1 लाख से। और सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग से एसेट मानते हैं, बिकॉज कॉस्ट में कौन सा ऐड होता है? जब हमने जीएसटी चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बोला था आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख का, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन फॉर यू विल बी 1,18,000। वही चीज यदि आपने जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन बन के खरीदा, बिजनेस के नाम से खरीदा होता, तो आपके लिए कॉस्ट होता 1 लाख, बिकॉज बिजनेस को जीएसटी का इनपुट मिलता है, वेर एज इंडिविजुअल पर्सन को जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग सपोज बाय एयर कहीं पे ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो बाय एयर जो आप एयर टिकट बनाते हो उस फेयर पे जीएसटी भी चार्ज होता है, ठीक है। तो आप जो टोटल पे करते हो ना वही आपका खर्चा है। वही चीज जब बिजनेस उसका अकाउंटिंग करता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल से लिया तो हाँ कहीं से भी जाओ, तुम यहां से ही तो इनवॉइस तुम्हारा जनरेट हो रहा है ना। हाँ इनवॉइस कोई और स्टेट का है तो बात अलग है, क्लियर। तो मोटिव ये था कि एज ए बिजनेसमैन जब जीएसटी का इनपुट मिलता है, जब एज ए बिजनेसमैन जीएसटी का इनपुट मिलता है, तो जीएसटी कभी आपके लिए कॉस्ट है ही नहीं, इट इज एन एसेट फॉर यू। हमने जीएसटी के चैप्टर में डिस्कस किया था ये चीज, राइट। तो ध्यान रखना, कल को आपके क्वेश्चंस में ऐसे लिख दिया कि एसेट परचेज किया है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगा है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है जीएसटी का। वी विल रिकॉर्ड एसेट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जीएसटी को हम अलग से सेपरेटली एसेट मानते हैं जो बाद में बैलेंस शीट में चला जाएगा, बट मशीनरी अकाउंट में उसका कोई काम नहीं। इज इट क्लियर? हाँ ऐसा लिख दे कि दैट यू विल नॉट बी अलाउड एनी इनपुट, आपको इनपुट नहीं मिलेगा, तब जो भी जीएसटी या टैक्स आपने पे किया है दैट विल बी कॉस्ट ऑफ द एसेट, फिर वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? सपोज आपने क्या किया, इंडिया के बाहर से एक मशीन परचेज किया, ठीक है, इंडिया के बाहर से एक मशीन परचेज किया 5 लाख रुपीज का, और कस्टम ड्यूटी लग गया 50,000, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लग गया 50,000। जब भी आप बाहर से कुछ भी खरीदते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, तो बेसिकली दैट इज अ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा 50,000, और ये इंपोर्ट ड्यूटी का कोई रिफंड नहीं होता है, लग गया जो लग गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके लिए कॉस्ट ऑफ द मशीनरी क्या होगा? ये कैसा घता लोग ऐसे छर के क्या हुआ? अरे भाई 5 लाख का मशीन खरीदा इंडिया के बाहर से, उस पे मेरा इंपोर्ट ड्यूटी लगा 50,000 का, एंड ये 50,000 का इंपोर्ट ड्यूटी मुझे रिफंड नहीं होगा, इनपुट नहीं मिलेगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? 5,50,000 रुपए। 5,50,000 विल बी द कंप्लीट कॉस्ट फॉर मी। इफ मुझे इंपोर्ट ड्यूटी का इनपुट मिलता देन 5 लाख। समझ में आया? क्लियर है? तो सिमिलरली जब भी आपके क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ रहेगा तो ध्यान रखना जीएसटी को भूल जाना, कुछ करना ही नहीं है जब अपन मशीनरी अकाउंट रिकॉर्ड कर। इज इट क्लियर? जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नंबर 8। ऑन 1st of October क्या है तुम्हारे 2016, वही है क्या 2016 नई बुक में भी? जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, राजन कंपनी वही ईयर है, बढ़िया। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 October 2016 राजन कंपनी परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹40,000, देन ऑन 1 October 18 इट बाइज एडिशनल मशीनरी। एक तो साला यही समझ नहीं आ रहा साल खत्म कब हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। थोड़ा नीचे जाओ, लास्ट सेकंड थर्ड लाइन कहीं तो लिखा हुआ होगा, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 March। अब यहाँ पे पता है हड़बड़ी क्या होता है, आपका प्रॉब्लम है, आप एग्जाम में पेशेंस नहीं है, फटाफट करोगे। अभी मैं आपको मशीनरी अकाउंट बनाने देता ना, आराम से कुछ करना मत, तुम क्या करते पता है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, कितना साल का बनाना है, 4 साल का, ओके ओके ओके, फटाफट फॉर्मेट बनता आपके हाथ से। पहला डेट कब है, 1 October 16, ठीक है, 1 October 16 मैंने खरीदा टू बैंक M1, ठीक है, देखते जाना क्या क्या करते हैं आप, 40,000। फिर 16-17 में तो और कुछ हुआ ही नहीं है, अक्टूबर 16 है, मतलब मेरा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 April 16, 16-17 में और कुछ नहीं किया आपने, ईयर एंड में जाके आप क्या करते हैं, डेप्रिशिएट 31 March 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, कितना डेप्रिशिएट करते हैं, फटाफट फटाफट निकालो, कुछ करो मतलब जस्ट मेरे को वैल्यूज बताओ, मैं बताऊं आप क्या करते। 40,000 का वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे क्वेश्चन में देख लेना, इसे दिमाग में सेट मत करना कि 10% ही होता है, कहीं 15 होगा, कहीं 20 होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है। कितना ड्यूरेशन के लिए चार्ज होगा, 6 months, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। फिर आप क्या करोगे, बैलेंस CD 38,000, वेरी गुड। उसके बाद आप अगले साल चले जाओगे, 40,000 40,000, फिर आप आओगे नेक्स्ट ईयर 1 April 17, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हमारी बीमारी है, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो अब ऐसे ही होगा हमारे साथ। M1 38,000 है ना, फिर कुछ किया क्या हमने, 1 October 18 को खरीद रहे हो, ये तो और उसका नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल हमने और कुछ नहीं किया, 17-18 में नथिंग, तो ईयर एंड में आके क्या होगा, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 कितना, किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, 40,000 पे कैलकुलेट होगा फॉर द होल ईयर, तो 4,000, 40,000 का 10%, फिर ईयर एंड में बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस CD 34,000, ओके, पता चल रहा है तुम्हारा दिमाग बिना टाइम ग्राफ के प्रोसेस हो रहा है। 1 April 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34 बाबू, 38 बोला था ना हाँ, गलती कर नहीं रहे, हम फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से हम एक कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, सॉल्व वहां पे भी हो सकता है, बट आई जस्ट वांट टू टीच यू कि एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पढ़ना और पहले से ब्रेकअप करके करने से कितना इजी हो जाता। दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, पहला ये जहां पे अपन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं एग्जाम में और सॉल्व हो जाएगा, इससे भी गलत कुछ नहीं होगा। अब 1 April 18 में क्या किया हमने, 18-19 में एक नया मशीन खरीदा हमने, कब, टू बैंक अकाउंट M1 कितने का, 10,000, M2 10,000 का खरीदा, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है, 30 September 19, यानी नेक्स्ट ईयर, उससे पहले अपन क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे 31 March 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 किस वैल्यू पे,
फॉर कितना ड्यूरेशन? M2 6 मंथ्स, यानी 10,000 का 10% इज 1,000, 6 मंथ्स के लिए 500, 4,500। फिर अब बैलेंस कर दें ईयर एंड में बाय बैलेंस CD M1 30, M2 9,500। गलत तो है ही नहीं, सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा 39,500। हाँ तो क्रोनोलॉजिकली तो चल रहा है। अरे वो तो जो खरीदा उसको बेचने का बात बोल रहा है। ना बाबू, यहां तक ठीक है, यहां तक ट्रबल नहीं हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑन 30th of September 2019 half of the machinery purchased on 1st October 16। 1st October 16 को कौन सा खरीदा था हमने? ये जो मशीनरी आपने 1st October 16 को खरीदा था, इसका आधा पार्ट आज आप बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? 30th of September को, राइट? अब 30th of September को बेच रहे हैं, तो एक बात बताओ, मुझे बुक वैल्यू कौन सी डेट का चाहिएगा? जिस दिन हम बेच रहे हैं। लेकिन हमें तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का पता है ना, तो पहले 6 मंथ्स का आई मीन टिल 30th September डेप्रिशिएट करोगे किस वैल्यू पे? यही तो गलत है। आधा पार्टी तो बेच रहे हैं, तो जो बेच रहे हो उसी को तो डेप्रिशिएट करोगे। सिर्फ 40,000 का मशीन था, उसमें से 20,000 वाला बेच रहे हैं। अरे भाई मशीन पार्ट्स में बिकती है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है सारा मशीन एक ग्रुप में बिके, पार्ट्स में भी बिकता है। इज इट क्लियर? सपोज आपका एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर बिक गया, सेकंड फ्लोर बाद में बिक गया, पार्ट्स में बिक रहा है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो वैसे ही आप हाफ मशीन बेच रहे हैं, राइट? अ पार्ट ऑफ द मशीन इज सोल्ड ऑन 30th of September फॉर कितने में? 8,200। तो पहले मैंने 6 महीना यूज किया होगा, 6 महीना डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा। 6 महीना आप डेप्रिशिएट करोगे, किस वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे? 20,000 को, नॉट द होल मशीन। बिकॉज उसके अलावा 20,000 तो आप यूज करो ना, आधा ही तो बेच रहे हो आप। आई बात समझ में? तो 20,000 का 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कितना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि आपने जो 1st October 16 में एक 40,000 का मशीन खरीदा था, वो आप 30th September 19 में इसका हाफ पार्ट, हाफ सेल कर रहे हो। तो मैं तो सिर्फ पहले हाफ मशीन का ही डेप्रिशिएट करूंगा, राइट? बाकी बचा हुआ हाफ तो आप पूरा साल यूज कर रहे हो, तो ईयर एंड में डेप्रिशिएट होगा। तो हाफ पार्ट बोले तो 20,000, उस पे 10% फॉर 6 मंथ्स, अप्रैल से लेके सितंबर 6 महीना, कितना हो जाएगा? 1,000। अब बस प्रॉब्लम कहां फंस जाते हैं पता है? ये तो फिर भी ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इजी है। WDV में तो मर ही जाते। WDV में तो निकालना मतलब तुम लोग को यूनिटरी मेथड सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ, फंस जाते हो। फिर एक समय आता है भरोसा उड़ जाता है इस चैप्टर में से, छोड़ो क्या इतना कैलकुलेशन। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेवल्स अब तो बढ़ेगा आपका, वो बेसिक क्लासेस गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मुझे क्या करना है, हम हाफ ऑफ द मशीन को बेच रहे हैं 8,200। जब भी आप मशीन को बेचते हो, यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल कैसे निकालते हैं? सेल वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यू, राइट? अब वो बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। आप क्या बोलोगे? 30,000 माइनस 1,000 रुपए
29,000, क्या ये बुक वैल्यू होगा क्या? आधा बेचा है ना, तो ये तो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड, और क्वेश्चन इतना प्यारा है, उसने हाफ बोला, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका हाफ पार्ट सेल किया, तो 15,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक वैल्यू है, 1,000 और डेप्रिशिएट हो गया, तो बुक वैल्यू कितना होगा? ये बहुत इजी था इसलिए ऐसे अच्छा लग रहा है, पता है, बट WDV में ऐसा नहीं होगा, आप फंस जाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है, पहला हैबिट, यू शुड रीड द क्वेश्चन थॉरोली, हड़बड़ी नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख लेना जिस जिस मशीन को आप बेच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ सम मशीन, इफ पार्ट ऑफ सम मशीन है तो स्टार्टिंग से जिस दिन आपने खरीदा था उसी दिन से ब्रेकअप करना चालू करो, ठीक है। आप स्टार्टिंग से, आप देखो यहाँ पे ना एक तरीके से तो फंस गए, ये तो मैं बता रहा हूं तब आपको ऐसा लग रहा है हाँ ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, निकल जाएगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वैसे भी इजी है, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत इजी होता है, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो, व्हाट यू डू, स्टार्टिंग से जब से आपने खरीदा, जिस पार्ट के बारे में बात कर रहे हो उस पार्ट को ही अलग एक मशीन मान लो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, यदि मैंने स्टार्टिंग से यहां 2 मशीन अज्यूम किया होता, यहां मैंने 2 मशीन अज्यूम किया होता, एक M1 20,000 और एक M2 20,000, 40,000, राइट। अब आगे चल के मेरे को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा उस पार्ट का बुक वैल्यू। आई बात समझ में? स्ट्रेट लाइन मेथड इज क्वाइट इजी, कर लोगे, अभी भी हो जाएगा, बट ये तरीका क्यों सीख रहे हैं, जब नेक्स्ट मेथड में स्विच करेंगे वहां पे भी सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगा, वहां नहीं सकोगे। कुछ लोग तो सच में नहीं सकते, जिसका दिमाग चलता है वो एक बार में पकड़ लेता है तो हो जाता है, बट आपको हमेशा क्या करना है, इजीएस्ट वे यही है कि ताकि कोई भी सिली मिस्टेक नहीं हो, जब भी पार्ट ऑफ द मशीन सेल करोगे तो उस मशीन को ही आप एक सेपरेट मशीन मानोगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन खरीदा उस दिन से हम उसको एक अलग मशीन का ही नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे एक पार्ट बेच रहे हैं ना 40,000 का, तो मैंने पूरे 40,000 को एक मशीन नहीं माना, मैंने हाफ को M1 माना और हाफ को M2 ट्रीट कर दिया, सो दैट आगे चल के जब मैं उस पार्ट को बेचूंगा इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर मी फॉर द कैलकुलेशन। हाँ ऐसे ही M1 M2 20 40,000 हो गया, तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी M2 एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम लोग उसको M3 मानेगा। हम लोग डैश कैसे लेंगे, M1 डैश, M1 M1 डैश मतलब M1 के ऊपर एक बार M0 और M1 ही डैश के समझा नहीं हम यार, M1 के ऊपर ऐसे लिखो ना। अच्छा इधर ऊपर आपकी मर्जी के लिए कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, बट फाइनेंस में ऐसे पावर वावर तो होता नहीं है, तुम लोग को नीचे ही समझ में आता है 1 2 3 4 जो भी लिखते हो वो तो पावर में काउंट हो जाता है ना, आप ऊपर में लिखते हो तो, और पावर का कुछ और ही मीनिंग होता है, राइट। तो नीचे लिखना इस, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन यही है, बाकी तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्कूल वाले एक्सेप्ट करे तो कर रहे। समझ में आया? क्लियर है? मैं क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि एक हैबिट होती है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम अपने आप को हीरो समझते हैं, अरे ये की तो स्टोरी चलता है, मशीन खरीदना है, डेप्रिशिएट करना है, बैलेंस करना है, खरीदना है, डेप्रिशिएट करना है, बैलेंस करना है, बेचना है, खत्म। बट जब आगे चलते चलते 2 साल निकल जाता है क्वेश्चन का, फिर पता चलता है, बोलता है 3/4 ऑफ द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन दिस इज सोल्ड फॉर दिस। अरे यार शिट, यहाँ तो हाफ बोला, तब कोई 3/4 बोल देगा, 1/3 बोल देगा। हाँ, तो जो 40,000 है उसका 3/4 को एक अलग मशीन मान लेंगे, उसको अलग मान लेंगे, समझ में आया? 1/3 बोलेगा तो 1/3 को पहले से ही अलग मशीन मानेंगे और बाकी को अलग मशीन मानेंगे, सो दैट कभी सिली मिस्टेक होगा ही नहीं। आपको आई बात समझ में? क्लियर है? अब आप लोग ये क्वेश्चन मेरे साथ में भी कर सकते हैं, अब इसको हम लोग वैसे भी, हाँ अरे ये इसको सॉल्व तो करे, खत्म करे, ए बाबा 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 थांबा थांबा, सॉल्व करना है, अरे तो सॉल्व तो करे, कैसा चाह रहा है तुम लोग आओ ना आओ ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं प्लीज, ऐसे मत करो ना यार, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, दुख लगा मेरे को। नहीं 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 नहीं,
होमवर्क कौन करेगा? मत करना ना। अरे कर लो, एक क्वेश्चन करना था, कर लो, कर लो। अब तो मैं नहीं कराऊंगा। Practical question number 1, 2, 3, 4 homework. That's all for today. Thank you.